नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है परिवार पर पॉलिटिक्स। जी हां, राजनीति में परिवारवाद पर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। चुनाव के वक्त अक्सर इस पर बहस गर्म हो जाती है, लेकिन प्रदेश में आपातकाल और संविधान के मुद्दों के बीच वंशवाद को लेकर सियासी संग्राम छिड़ने लगा है। दरअसल युवा संसद कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। परिवारवाद पर खुद को घिरता देख कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। खैर, परिवारवाद को लेकर शुरू हुई इस पॉलिटिक्स ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आपातकाल के बाद परिवारवाद पर प्रहार, वंशवाद पर फिर बड़ी सियासी तकरार। प्रदेश की सियासत में संविधान आपातकाल के बाद अब परिवारवाद पर पॉलिटिक्स शुरू होती दिख रही है। एक बार फिर बीजेपी ने परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। दरअसल आपातकाल की 50वीं बरसी के अवसर पर आयोजित युवा संसद में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस में वंशवाद को लेकर तंज कसा। उन्होंने कृष्ण और विक्रमादित्य का उदाहरण देते हुए कहा कि इन्होंने अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया। आज देश में चाय वाला और यहाँ गाय वाला है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि परिवारवाद पर बयान देने से ये खत्म नहीं होगा। नौजवानों को आगे करने की जरूरत है और पीएम मोदी के नेतृत्व में ये हो रहा है। लोकतंत्र की हमारे इस देश के अंदर जड़े हजारों साल से, और हजारों साल में मैं आपको 2-3 नाम बताऊंगा केवल। श्री कृष्ण भगवान ने अगर द्वारका में अपना राज्य का आखिरी समय रहा तो उन्होंने अपने बच्चों को राजा नहीं बनाया। आप इतिहास उठा के देख लेना। विक्रमादित्य ने अपना शासन चलाया, सुशासन चलाया, उनने अपने बच्चों को नहीं बनाया, क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें हमारे यहाँ देश में समर्थ है, सक्षम है। इसीलिए हमारे बीच में अटल जी भी सरकार चला के गए तो लोकतंत्र सुरक्षित है। मोदी जी भी आज बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एक परिवार से क्यों आना चाहिए, किसी भी परिवार का आना चाहिए। इसलिए गाय वाला यहाँ और देश में चाय वाला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गया, ये लोकतंत्र की रीत है। परिवारवाद समाप्त करना है, और परिवारवाद समाप्त केवल इतने से नहीं होगा कि मैं केवल भाषण देता रहूं। परिवारवाद तब समाप्त होगा कि आपके परिवार में न कोई नेता है, आपकी न कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है, आप किसी प्रकार से राजनीति संबंध नहीं रखते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज का नौजवान प्रोफेशनल, आज के नौजवान ऐसे जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, उनको भी भारत की राजनीति में आज लाने की जरूरत है। और वो जब नेतृत्व करेंगे तब भारत परिवारवाद से मुक्त होगा। कांग्रेस के लिए परिवारवाद एक दुखती नस की तरह है। इसे कब और कैसे दबाना है शायद बीजेपी बखूबी जानती है। इतना ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस को वंशवाद का पोषक भी बताती है। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस के दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक के नेता पुत्र रहते हैं। वे बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों पर कांग्रेस तिलमिला गई। उसने भी परिवारवाद को लेकर बीजेपी पर कुछ यूं निशाना साधा। कांग्रेस ने क्या गलती की? एक देश के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से समझौता नहीं किया और छाती पर 36 गोलियां खाई। उसके पुत्र ने उसी कुर्बानी के इतिहास को रचने के लिए दोबारा राजनीति में प्रवेश किया और अपने जिस्म के चिथड़े उड़ा दिए। अगर उस बेलदानी परिवार से कोई व्यक्ति कांग्रेस की राजनीति में आता है तो वो वंशवाद नहीं कहलाया जाएगा। वंशवाद ये होता है कि राजनाथ सिंह मंत्री रहते हुए पंकज सिंह को लॉन्च कर देते, अमित शाह मंत्री रहते हुए अपने पुत्र को मुख्यधारा में ले आते। ये वंशवाद होता है। वंशवाद उसे नहीं कहते हैं जिसने कुर्बानी का इतिहास दिया। भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगा रही है। एक बार अपने गिरेबान में झांके। भले ही प्रदेश में अभी चुनाव का मौसम न हो, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी एक बार फिर परिवारवाद के खिलाफ माहौल बनाकर कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। शायद बीजेपी की कोशिश वंशवाद के बहाने कांग्रेस पर मेंटली प्रेशर बनाने की भी है, ताकि संविधान के मुद्दे से उसे भटकाया जा सके। वही कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है और बीजेपी को उसी की भाषा में कांग्रेस जवाब दे रही है। खैर, परिवारवाद पर शुरू हुई ये सियासत कहां तक जाएगी, इस पर सभी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या परिवारवाद का मुद्दा फिर कांग्रेस के लिए टेंशन बनेगा? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी परिवारवाद के बहाने कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रही है? तीसरा सवाल, वंशवाद को लेकर शुरू हुई इस सियासत के क्या मायने? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता योगेश गुप्ता, कांग्रेस नेता गजानन तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार ललित उपमन्यु। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये योगेश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि आपके यहां भी तो वंशवाद है, परिवारवाद है, फिर आप लोग कांग्रेस को क्यों निशाना बनाते हैं? उन्होंने कहा राजनाथ जी का बेटा, हालांकि वो अमित शाह के बेटे के ऊपर बोल चुके हैं, लेकिन वो अमित शाह का बेटा राजनीति में नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, देश में भी है। 1-2% का अंतर है यदि सांसदों की तुलना करें हम तो। फिर कांग्रेस पर ही निशाना क्यों साधना? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद शताब्दी से चला आ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कुछ दिनों में जीजा जी भी आने वाले राज्यसभा से। तो ये परिवारवाद का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। और गांधी परिवार से मुखालफत जो करता है वो कांग्रेस में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाता है। ये दूसरी बड़ी बात है। बतौर उदाहरण कुछ ही दिनों में आप शशि थरूर जी को देखिएगा, उनको कांग्रेस के द्वारा कितना प्रताड़ित किया जाएगा। इसके पहले भी कई ऐसे दिग्गज कांग्रेस के नेता रहे जिन्होंने कांग्रेस के फाउंडेशन मेंबर कहा जाना चाहिए जिनको, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी इसी परिवारवाद के दंश से दुखी होकर। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें, हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, उनके बेटे राहुल सिंह, दिग्विजय सिंह जी, उनके बेटे जयवर्धन सिंह, कमलनाथ जी, उनके बेटे नकुलनाथ जी। अब बताइए नकुलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी के लिए क्या उपलब्धियां है जो उनको सांसद का टिकट दे दिया जाता है? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पुत्रों की बात करते हैं तो उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा और जिला कार्य समिति से लेकर प्रदेश संगठन में कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कई लंबे समय तक किया है। तत्पश्चात उन्हें टिकट दी गई, वो भी पार्षद के टिकट से उन्होंने शुरुआत करी। ऐसा नहीं कि सीधे उनको विधायक या सांसद का टिकट पकड़ा दिया गया। तो परिवारवाद तो कांग्रेस पार्टी में है, इससे कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखे चाहे नहीं रखे, मगर पूरे देश और प्रदेशवासी जरूर इत्तेफाक रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी में न केवल युवाओं को, जब से माननीय मोदी जी ने राष्ट्रीय नेतृत्व में पदार्पण किया तब से युवा और महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से हर चुनाव दर चुनाव बढ़ती जा रही है। अगर हम बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में अगर मैं 3-4 नाम लूं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, तो ये सब हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं। वहीं हमारी राष्ट्रपति जी भी अगर हैं तो मैं समझता हूं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग से आती हैं अभी तक के भारत के इतिहास में। तो निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश और देश में जो माननीय मोदी जी महिला सशक्तिकरण को लेकर या युवाओं को आगे बढ़ाने का जो प्रयोजन लेकर आए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी निरंतर न केवल काम कर रही है बल्कि पूरे अवसर दे रही है। वहीं कांग्रेस में दूसरी तरफ पट्टावाद, दरबारियों की भरमार, और इन पट्टावाद और दरबारियों के चलते जो युवा पीढ़ी है ठीक वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। मतलब थर्ड फ्रंट तैयार ही नहीं हो पा रहा है। अगर चुनाव लड़ना है विधानसभा का तो राजकुमार पटेल बार बार लड़ेंगे, भोपाल से महापौर का चुनाव लड़ना है तो विभा पटेल बार बार चुनाव लड़ेंगी। तो ये कुछ उदाहरण, तो बहुत सारा अंतर है गजानन जी, आपके परिवारवाद में, वंशवाद में और उनके में। आपके यहाँ राजशाही जैसी व्यवस्था है कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल गांधी भी, भले ही वो प्रधानमंत्री नहीं बने हो, लेकिन रिमोट से चलाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था तो कम से कम बीजेपी में नहीं है। और वंशवाद की निश्चित तौर पर उधर भी है इधर भी है, लेकिन अंतर बताया योगेश जी ने, इसलिए आपको कटघरे में खड़ा किया जाता है। ब्रजेश जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। ये सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के पीछे पड़े हैं। इन्हें पता है कि गांधी नेहरू परिवार में जिस वंशवाद की, परिवारवाद की ये बात करते हैं,
जब तक नेहरू जी रहे तब तक इंदिरा गांधी ने राजनीति में कोई दखल नहीं दिया, कोई चुनाव नहीं लड़ी। इंदिरा जी रही राजनीति जब तक वो उनकी हत्या हुई, उसके बाद ही राजीव गांधी जी आए। जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद ही राहुल गांधी जी आए। तो ये परिवारवाद नहीं कहलाएगा। ये उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उसके बाद ये लोग आए। और ये इन्होंने तो सिर्फ 2-3 नाम गिनाए हैं। मैं अगर इनके नाम गिनाने बैठूं, जैसा कि अभी आपने कहा था कि अमित शाह जी के बेटे ने राजनीति में नहीं आए, लेकिन बीसीसीआई के जो सचिव बने और उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए तो बीसीसीआई का नियम ही बदल डाला। इनके कल्याण सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे, उनका क्या वो परिवारवाद नहीं है? पीयूष गोयल, वो क्या परिवारवाद नहीं है? रविशंकर सिंह जी, ये वो क्या परिवारवाद नहीं है? जयंत सिन्हा, ये क्या परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज जी, ये क्या परिवारवाद नहीं है? कल्याण सिंह जी के बेटे, बहू, मतलब सब लोग, ये क्या परिवारवाद नहीं है? रीता बहुगुणा जोशी, ये क्या परिवारवाद नहीं है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, इनके ये क्या परिवारवाद नहीं है? वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह जी, ये क्या परिवारवाद नहीं है? और मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में इनके सारे नेता, ये जिस तरह ये बात कर रहे थे अभी मेरे गुप्ता जी कि उन्हें बहुत लंबा कार्यकाल उन्होंने संगठन में दिया। अरे कैलाश विजयवर्गीय को देख लीजिए, गौर साहब की बहू को देख लीजिए, उसके बाद आपके मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे नेता हैं, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, कर्नाटक में। मैं लिस्ट गिनाने जाऊंगा तो पूरी एक किताब लिख दी जाएगी इनके ऊपर। तो ये क्या बात करेंगे परिवारवाद की? और जिस मैंने कहा था पिछली बार भी मैंने डिबेटों में कहा कि इनका उद्देश्य सिर्फ मुद्दों को भटकाकर युवाओं के साथ जो छल हो रहा है, रोजगार के नाम पर ये बात नहीं करेंगे, बात करेंगे परिवारवाद की और गांधी नेहरू परिवार पर। ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए संविधान के जो ये तार कर रहे हैं, उन मुद्दों पर भटकाने के लिए ये बात। लेकिन उन्होंने एक और चीज कही थी योगेश जी कि नकुल नाथ का क्या योगदान है, उनकी पार्टी में तो बहुत सारा योगदान है। यदि युवा मोर्चा में गए हैं, विश्वास सारंग से लेके, यदि हम दीपक जोशी की बात करें, आपके यहाँ से जाकर आ गए हैं, तमाम नेताओं की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, सब ये युवा मोर्चा से इधर से करते हुए यहाँ आए हैं। इसके बाद भी उनको मौके मिले। आज बहुत सारा परिवारवाद तो मोदी जी कांग्रेस से लेकर चला रहे हैं। इनकी जो सत्ता चल रही है आज का, मतलब जब वो कांग्रेस में थे तो परिवारवाद है, और बीजेपी सरकार में आ गए, बीजेपी की तरफ आ गए तो वो उनकी मशीन में जाकर वो ड्राई क्लीन हो गया और वो उनका परिवारवाद खत्म हो गया। लेकिन थोड़ा अंतर तो है ना गजानन जी, एक पूरी पार्टी चला रहा है परिवारवाद और दूसरी जगह पार्टी नहीं चला रहा है। कार्यकर्ता बनना, मंत्री बनना अलग है। नहीं, भैया पार्टी हमारे रिमोट से चलेगी, गांधी परिवार के रिमोट से, बाकी की किसी से नहीं चलेगी। हमारे यहाँ गांधी परिवार का जो योगदान है, पूरे भाजपा के किसी भी नेता के परिवार ने इतना देश के लिए बलिदान नहीं किया जो बलिदान गांधी नेहरू परिवार ने किया। और मैंने फिर कहा कि जब तक इसलिए राजशाही व्यवस्था है, जब तक इंदिरा गांधी जिंदा रही तब तक उनके बेटे राजनीति में राजीव गांधी जी नहीं आए। अरे संजय गांधी तो थे भैया, संजय गांधी थे। जब तक राजीव गांधी जी जिंदा रहे, तो था ना बेटा भाई, नहीं आए, उनके बेटे नहीं आए। और उनकी अच्छा, राजीव गांधी उनके बेटे थे क्या? संजय गांधी नहीं थे क्या? आप ये बताइए कि क्या उस परिवार के सदस्यों ने उनके जीवित रहते उनको लेके आए कि अपने बेटों को, बच्चों को? राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा चलिए ठीक है, और अब क्या कहोगे? चलिए उनका उदाहरण दे दिया, अब तो राहुल गांधी भी आ गए, प्रियंका गांधी भी आ गई, सोनिया गांधी भी है, तीन है सांसद। हाँ, तो प्रियंका गांधी जी ने कितने लंबे समय पार्टी के लिए अपना काम किया, पार्टी के साथ जनता के लिए लड़ाई लड़ी, उसके बाद वो वर्षों बाद उन्होंने संसद का चुनाव लड़ा और वो जीती। ये नहीं कि सीधे डायरेक्ट उन्होंने योगेश जी जवाब दे रहे हैं, योगेश जी लाकर यहाँ पर ले आए। योगेश जी देखिए ब्रजेश जी, कल ही आपातकाल के काले अध्याय पे जब चर्चा हुई थी विभिन्न चैनलों पर, कई बार डिबेट में ये किस्सा आया कि संजय गांधी ने आपातकाल का सर्वाधिक दुरुपयोग किया। 19 साल के युवा आदिवासी वर्ग के गरीब तबके के लोगों की 1 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करवाई
तो ये क्या परिवारवाद नहीं था? इंदिरा गांधी जी मुख्य स्वीकृति थी उनकी। दूसरी बात, 19 साल तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के रही। कौन से दल में 19 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही परिवार का मुखिया रहा है? राजीव गांधी के परिवार से आपने बोला कोई राजनीति नहीं है, जैसे ही उनकी डेथ हुई सोनिया गांधी आ गई। आज तक वो पिछले लोकसभा चुनाव तक लड़ी, इसके बाद इस बार उनको हार का अंदेशा था तो राज्यसभा से एंट्री मार गई। आपने प्रियंका की भविष्यवाणी आपकी थी कि ये हारने का उनको अंदेशा था तो राज्यसभा से आप तय करेंगे। हमारी पार्टी में कौन अध्यक्ष रहेगा ये आप तय करेंगे। अरे हम नहीं तय करेंगे, ये गांधी परिवार तय करेगा। नहीं, आप भी नहीं तय करोगे, आप भी तय नहीं करोगे, आप भी नहीं तय करेंगे किसको रहना है किसको नहीं, किसको पर्ची में बनाना है कि राज्यसभा मुख्यमंत्री पर्ची में बना कर देगा। गजानन जी आप भोखला गए। नहीं भोखला नहीं है गुप्ता जी, जीतू पटवारी जी सुनो पर्ची में तय होता है। अरे जीतू पटवारी जी कौन से लोकतांत्रिक तरीके से आ गए थे? फोन पे आ गए थे। विक्रांत भूरिया को यूथ कांग्रेस जीतू पटवारी जी जीतू पटवारी जी ने कितना संघर्ष किया युवाओं के लिए। मध्य प्रदेश का नेता अरे सुन तो लो, सब्र तो रख लो। जीतू पटवारी लेकिन गलत बात तो मैं भी नहीं सुनूंगा। वो ये कह रहे हैं कि जीतू पटवारी कौन से चुनाव प्रणाली से आए थे भाई? उनका भी तो चयन हुआ था ना। आपके प्रदेश कार्य समिति में चुना, दिल्ली से ही नाम तय के आए थे ना। अभी 60 जिलाध्यक्षों में से अधिकांश नाम दिल्ली से आएंगे। भोपाल जिलाध्यक्ष का नाम बता दूं मैं, आप बोलो तो? दिग्विजय सिंह गुट का होगा। ये गुटबाजी आप क्या चल रही है? हमारे और गुटों में संगठन सृजन का काम चल रहा है। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूँ योगेश जी, गजानंद जी लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। कांग्रेस पार्टी में ठीक है, सर्जन का काम चल रहा ठीक है, है, सर्जन का नहीं हो रहा। लेकिन ललित जी हम इस पर डिबेट करते रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आता था तब वंशवाद की बात होती थी। 2014 में खूब हुई लगातार, जब प्रधानमंत्री ने इसके भाषण दिए। वंशवाद में तो और भी पार्टियों में है, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को भी हम कह सकते हैं उसी में, बसपा को देख लीजिए, राजद को देख लीजिए, तमाम दल हैं ऐसे, चाहे हम पवार की पार्टी में चले जाएं, एनसीपी में। लेकिन सिर्फ कांग्रेस को ही कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है? वंशवाद तो बीजेपी में भी है। और अभी इसके पीछे, ये बयान देने के पीछे, परिवारवाद पर प्रहार करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो हमको राजनीति में परिवारवाद की परिभाषा तय करना पड़ेगी। बिल्कुल, दो तरह से परिवारवाद होता है। एक तो ये कि आप किसी नेता के पुत्र हैं, किसी के कार्यकर्ता को भाई भतीजे हैं, आपको टिकट दे दिया, आपको संगठन में पद दे दिया, दैट्स इट। एक परिवारवाद ये होता है। एक परिवारवाद ये होता है कि दादाजी, पिताजी, पुत्री जी, फिर उनके पुत्र जी, फिर उनके पुत्र जी। हाँ, काबिलियत है या नहीं है, लेकिन आप पे ठप्पा लगा है कि आप वहां से आते हो तो आप टिकट देना, पद देना एक परिवारवाद अलग है, और पार्टी पे नियंत्रण रखना एक परिवारवाद अलग है। इस मामले में बीजेपी अभी अछूती है कि उसके शीर्ष नेतृत्व में किसी भी तरह का परिवारवाद नहीं नजर आ रहा है। चाहे आप दिल्ली में झांक लो, संगठन में झांक लो, या जो भी प्रमुख पदों पे बैठे, या आप दूसरे प्रदेशों में भी आप, उत्तर प्रदेश में झांक लो, कहीं भी झांक लो। हाँ, कहीं भी। और भविष्य के भी जो लीडर हैं, जिन पे चर्चाएं होती है कि साहब, इवन नितिन गडकरी तो ऑफिशियली जनसभा में बोल चुके कि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में मेरे कारण से नहीं आएगा। एक ये फर्क है। और दूसरा ये चीज होती है कि जो मेरे तिवारी जी मित्र जो मेरे कह रहे थे कि साहब इंदिरा गांधी जब पहले का बलिदान हुआ तब दूसरा आया, तो आपने भी कहा और मुझे भी याद आया कि संजय गांधी लगभग निर्णायक स्थिति में थे इंदिरा गांधी से ज्यादा। और आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, एक किताब उन्होंने लिखी है कांग्रेस के एक बड़ी लीडर ने, जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ शंकर रे का हवाला देते हुए लिखा है कि संजय गांधी चाहते थे कि ये इमरजेंसी 35 साल रहे। उन्हीं के लीडर की किताब है, उन्हीं के लीडर ने इंटरव्यू में बोला है। तो वो संजय गांधी निर्णायक स्थिति में थे, तब तक इंदिरा जी का बलिदान नहीं हुआ था, मतलब उनका परिवार राजनीति में शामिल हो गया था। पहली बात कही। दूसरी बात, राजीव गांधी का जब बलिदान हुआ तब राहुल गांधी इतने परिपक्व नहीं थे कि वो राजनीति में आते। वो तो कह रहे थे सत्ता जहर है, मेरी माँ ने कहा है। सत्ता जहर है, माँ ने कहा है, माँ के संग फूट के रोए, वगैरह वगैरह तमाम सारी चीजें मीडिया में चली थी। तब तत्काल सोनिया गांधी आ गई। ये भी एक परिवारवाद था। सोनिया गांधी उससे पहले राजनीति का रानी जानती थी, सब जानते हैं, मेरे कांग्रेसी मित्र भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वो आई क्यों? क्योंकि पार्टी पे से नियंत्रण नहीं छोड़ना था। अगर आपको परिवारवाद को जुटलाना है, जैसे बीजेपी करती है, वो परिवार ऐसा नहीं कि वो अछूती है बीजेपी। देखिए, यादव बिहार में, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव कब्जा, बादल
सोरेन, आप उठा के देख लो, शेख, अब कांग्रेस के शेख, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, मायावती, उनके भतीजे वगैरह वगैरह, तो कोई भी पार्टी पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि पार्टी जिस गति से या जिस तरीके से चल रही है उसको क्या परिवारवाद के तरीके से चलाया जा रहा है? इसमें बीजेपी अभी थोड़ी सी बची हुई है, साफ सुथरी है। उनके नेताओं को भी टिकट मिलते हैं, उनके बच्चों को भी टिकट मिलते हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। वसुंधरा का बेटे सांसद है, 2-3 बार से सांसद है। लेकिन उनके यहाँ ये तय नहीं है ना कि कैलाश सारंग का बेटा है तो वो सीएम ही बनेगा, जोशी जी का बेटा है तो वो सीएम ही बनेगा। हाँ, और ये एक बड़ा फर्क है, और ये शीर्ष नेतृत्व से चलता है। नरेंद्र मोदी जी के खानदान का दूर दूर तक कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है। नड्डा जी के खानदान का कोई व्यक्ति दूर दूर तक फिलहाल, आगे का नहीं मुझे कह सकता हूँ कोई। जय शाह का जो उदाहरण देते हैं, देखिए खेल गतिविधियां अलग है और राजनीतिक गतिविधियां अलग है, उसको आप ऐसे जोड़ोगे तो किसी को भी कहीं भी जोड़ सकते हो कि फलाने के नेता का बेटा बिजनेस कर रहा है, वो राजनीति के कारण कर रहा है। तो ये नहीं, प्योरली राजनीति में अभी बीजेपी थोड़ी सी बची हुई है। कांग्रेस तो गजानन जी बहुत कुछ बची हुई है, थोड़ी क्या, शीर्ष नेतृत्व में तो आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, वंशवाद से कोई आया हो, लेकिन आपको इसलिए पोषक कहा जाता है कि आपके यहाँ नेतृत्व वही लोग कर रहे हैं, बागडोर नहीं छोड़ना चाहते पार्टी की, इस वजह से आप पर आरोप गंभीर लगते हैं। इससे तो आप भी इंकार नहीं करोगे। नहीं, हम पे आरोप लगाने वाले पहले अपने अंदर झांक के देखें कि उनके परिवार में क्या चल रहा है। उनके यहाँ एक फेयर लिस्ट ऐसी लंबी हुई है कि वहां तो, हमारे यहाँ तो सब कुछ संवैधानिक तरीके से सब सारे निर्णय लिए जाते हैं। उनकी तरह पर्ची लगकर, और जब भी हमारे यहाँ भी सरकार बनी थी तब भी सर्वसम्मति से कमलनाथ जी पर्ची लिखो या फोन पे बोलो, बात तो एक ही है ना। फोन पे जीतू पटवारी, ब्रजेश जी जब हमारे यहाँ सरकार बनी थी तो विधायक दल के नेताओं ने तय किया था कि सरकार किसकी बनेगी, और आने वाले समय में भी जब हमारी सरकार बनेगी तो विधायक दल के नेता तय करते हैं कि सरकार बनेगी। भाजपा की तरह पर्ची, भाजपा की तरह हाथ उठा कर नहीं, भाजपा के भाजपा विधायक कि सरकार किसकी बनेगी और हमारे नेता कौन होगा। बैठक में नहीं चुना, हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक हुई थी और विधायक दल के नेताओं ने तय किया था कि सरकार किसकी बनेगी और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हाथ उठा के बन गए सिंधिया जी, गलत बात है, ये आप गलत बोल रहे हैं। आप विधायक दल के नेताओं ने तय किया था। लेकिन गजानन जी ऐसे इतिहास में और भी उदाहरण है मध्य प्रदेश के, इतिहास में और भी उदाहरण है मध्य प्रदेश के। आप ये बताइए कि अर्जुन सिंह को तो आपने चंद दिनों में हटा दिया। अर्जुन सिंह कैसे बने थे? यदि विधायक दल ने चुना था तो फिर उनको राज्यपाल बना के क्यों भेज दिया आपने? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है भाई कि आपके यहाँ भी शीर्ष नेतृत्व भी तय करता है। तो हमारे पार्टी का शीर्ष नेता तो सबके साथ मिलकर तय करता है। इनके यहाँ सिर्फ राहुल गांधी आए और कमलनाथ का हाथ उठा दिया, इनके पर्ची बनाकर हाथ उठा दिया, ये होता है। चलिए माफी चाहता हूँ कि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर परिवारवाद की दो परिभाषा आपको तय करना होगी। एक वंशवाद है जो ऊपर से नेतृत्व करता है, एक परिवारवाद में है यदि कोई संघर्ष करके आ रहा है तो उसको आप नकार नहीं सकते हो। इस वजह से उसे टिकट नहीं देना उचित नहीं होगा कि वो किसी परिवार से जुड़ा हुआ है। यदि वो संघर्ष करके नीचे से राजनीति करके ऊपर आ रहा है तो उसके हिस्से में वो तमाम चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन क्या कांग्रेस इससे बच पाएगी कि हमारे यहाँ वंशवाद है तो उनके यहाँ भी वंशवाद है? ये जनता जनार्दन दोनों को देख रही है और वो तुलना करके खुद निर्णय लेगी कि किसका वंशवाद भारी है और किसका कमजोर। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।